स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी को जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में प्रपोज किया था। इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं, द फर्स्ट वन इज योर एनर्जी किसी भी सोर्स से जब रिलीज होगी तो वो कॉन्टिन्यूसली होगी, बिना रुके होगी। किसी भी सोर्स से जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो कॉन्टिन्यूसली होगी, लगातार होगी, बिना रुके होगी, रेडिएशंस की फॉर्म में होगी। क्योंकि एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट हो रही है, इसीलिए हम इस एनर्जी को कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। द रेडिएंट एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, यूवी रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एटसेट्रा। सेकेंड पोस्टुलेट ये है, ये जो भी एनर्जी या रेडिएशंस हैं, दीज रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय नेचर। दीज रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। That means these radiations are associated with two things, electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को, चाहे सिमिलरली चार्ज है चाहे ओपोजिटली चार्ज है, को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर इट प्रोड्यूसेस इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द अदर चार्ज पार्टिकल, चाहे वो अट्रैक्शन है चाहे वो रिपल्शन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का रीजन जहां उसका असर महसूस हो रहा है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, लेमैन लैंग्वेज में आप कह सकते हो मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन, किसी भी मैग्नेट या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का रीजन जहां पर वो अपना इन्फ्लुएंस, असर एक्ट करता है, फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म को एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से दीज रेडिएशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूअसली बाय अ सोर्स लाइक सन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय नेचर। Electromagnetic radiations are associated with electric field and magnetic field. These radiations are electromagnetic, and these two, electric field and magnetic field, are perpendicular to the direction of propagation of radiations. चाहे वो लाइट है, हीट है, यूवी रेज है, एक्स रेज है, माइक्रोवेव्स है या कुछ भी है, जब भी कभी ये रेडिएशंस आपके ट्रेवल करेंगे तो इन रेडिएशंस की ट्रेवलिंग के डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल रेडिएशंस प्रोपेगेटिंग फ्रॉम माय साइड टू योर साइड, तो रेडिएशंस के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी के परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड के पास दो ही डायरेक्शंस बच जाती हैं, एक इधर या इधर। दैट मीन्स ये तीनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस possess electric field, magnetic field and the direction of propagation of radiation perpendicular to each other. Thirdly, these radiations travel with the speed of light or velocity of light. ये रेडिएशंस स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थली, these radiations do not require any material medium for their propagation. इन रेडिएशंस को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ साउंड। साउंड को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ गैस।
और लिक्विड और सॉलिड टू प्रोपोगेट, साउंड रिक्वायर्स। तो साउंड जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। बट अगर हम बात करें लाइट की, हीट की, अगर हम बात करें एक्स रेज की, अगर हम बात करें यूवी रेज की, माइक्रोवेव्स की, रेडियो वेव्स की, तो ये ऐसे रेडिएशंस हैं जिन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। एंड द प्रूफ इज सन। सन से सोलर एनर्जी जो आ रही है, सोलर एनर्जी कंटेन्स visible light, it also contains UV radiations, it also contains microwaves, it also contains X-rays, radio waves and many more type of radiations। कि सभी रेडिएशन जो सन से आ रहे हैं अर्थ तक, सन से अर्थ तक वैक्यूम है, अर्थ के कुछ किलोमीटर ऊपर तक आपका एटमॉस्फेयर है या एयर है, बट आफ्टर दैट देयर इज वैक्यूम बट द मीडियम बट द रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सन से आने वाली सोलर एनर्जी को किसी मीडियम की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। इट इज ट्रेवलिंग विदाउट एनी मीडियम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। एंड फिफ्थली, these radiations are associated with wave characteristics। इन रेडिएशंस को चलने के लिए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक, दीज रेडिएशंस आर एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल योर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, frequency, velocity and wave number। ये हमारे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो लेट अस डिस्कस अ लिटिल अबाउट द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। The first wave characteristic is wavelength। Waves are of two types, longitudinal and transverse waves। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो I'll talk about transverse nature। That means the wave is traveling in the form of crests and troughs। two nearest crests और two nearest troughs में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसको कि आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। सो टू नियरेस्ट क्रेस्ट्स दैट इज दिस वन और दिस वन, दो कंसेक्यूटिव या नियरेस्ट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। या यूं भी कह सकते हैं कि एक कंप्लीट वेव को बनने के लिए जो डिस्टेंस कवर होता है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ। अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो वी कैन से वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट्स और पार्टिकल्स ऑन ए वेव विच आर इन द सेम फेज। जो दो नजदीकी पार्टिकल्स सेम फेज में हैं, PHASE फेज में हैं, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल्स और पॉइंट्स इन द सेम फेज? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग ए पार्टिकल हियर एंड द अदर पार्टिकल हियर, ये दोनों पार्टिकल्स इस लाइन जिसे कि हम कहते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ये दोनों ही पार्टिकल्स लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के सेम साइड पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं
और इनकी मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रही है। लेट मी सपोज इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी आपका ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। सो दीज टू पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लगा देता हूं, तो ये पॉइंट इस लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से सेम साइड पर है, एज विद रिस्पेक्ट टू दिस सेम डिस्टेंस पर भी है, लेकिन इसका मोशन उस डायरेक्शन में नहीं है जिस डायरेक्शन में इस पार्टिकल का या पॉइंट का है। एज ए रिजल्ट हम इस पॉइंट को या इस पार्टिकल को सेम फेज में नहीं कहेंगे। सो दीज टू पॉइंट्स आर इन द सेम फेज। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ, क्योंकि ये भी उतना ही होगा जितना कि ये है। सो वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव और नियरेस्ट पॉइंट्स और पार्टिकल्स on the wave which are in the same phase। वेवलेंथ की जो यूनिट्स हैं, यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर और सेंटीमीटर। वी कैन ऑल्सो यूज नैनोमीटर और पिकोमीटर। समटाइम्स वी ऑल्सो यूज एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 raised to power minus 10 meter or 10 raised to power minus 8 centimeter. After wavelength, your second wave characteristic is amplitude. मैं इसी वेव को लेता हूं, इस लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, चाहे वो क्रेस्ट की तरफ हो या ट्रफ की तरफ हो, that maximum displacement from the line of zero disturbance or the maximum displacement of the particle from its mean position in a wave is called as amplitude. Amplitude के लिए सिंबल स्मॉल a या कैपिटल A कोई भी यूज किया जा सकता है, और इसके लिए यूनिट भी वेवलेंथ की तरह मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या पिकोमीटर इस्तेमाल की जा सकती है। The third wave characteristic is time period. Time period is denoted by capital T. एक कंप्लीट वेव को बनने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन कंप्लीट वेव, और यू कैन से टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम है तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट है सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। इट इज नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। अगर मैं यूनिट टाइम सेकंड रख लूं तो मैं कह सकता हूं कि 1 सेकंड में जितनी भी कंप्लीट वेव्स बनेंगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, एंड इट इज इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो वी कैन से न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। अब क्योंकि टाइम पीरियड की यूनिट थी सेकेंड, सो वी कैन से द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी अ सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, विच इज कॉल्ड एज हर्ट्ज। द सिंबल फॉर हर्ट्ज इज Hz. द नेक्स्ट वेव कैरेक्टरिस्टिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव पर यूनिट टाइम। सो वी कैन से v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव अपॉन टाइम टेकन। नाउ लेट मी सपोज ये मेरी वेव है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव लैम्डा के इक्वल है। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट लैम्डा।
if displacement is equals to lambda wavelength, ultimately time taken will become time period, क्योंकि एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है that is called time period. So we can say V is equals to lambda upon T. और V is equals to lambda multiplied with 1 by T. बट अभी हमने देखा है कि 1 by T तो न्यू फ्रीक्वेंसी है. सो वी कैन से V is equals to lambda multiplied with frequency, or we can say frequency is equals to V by lambda. As we are talking about electromagnetic radiations, and the speed with which electromagnetic radiations are traveling is the speed of light. Speed of light को, velocity of light को आप c से रिप्रेजेंट करते हो, तो we can say nu is equals to c by lambda. Nu is equals to c by lambda. This is the formula. Relationship between frequency, velocity of light or velocity of electromagnetic radiations, and the wavelength. Next wave characteristic is your wave number. Nu bar. 1 यूनिट लेंथ में जितनी भी कंप्लीट वेव्स बनेंगी उसी को कहते हैं वेव नंबर. किसी सोर्स से कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. रेडिएशंस 1 यूनिट लेंथ में, चाहे वो सेंटीमीटर है चाहे वो मीटर है, 1 यूनिट लेंथ में जितनी भी कंप्लीट वेव्स बनाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर. वेव नंबर जिसको कि हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेवलेंथ, और यू कैन से न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा. अब लैम्डा वेवलेंथ है, अगर इसकी यूनिट हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट ऑफ वेव नंबर इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर इनवर्स. अगर हम मीटर में लेते हैं तो मीटर इनवर्स, लाइकवाइज यू कैन से नैनोमीटर इनवर्स और पिकोमीटर इनवर्स. So these are the wave characteristics. Thank you for watching the video.